नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों पर खाकी वर्दी का रौब दिखाने वाले दरोगा पर लिया कड़ा एक्शन। की सब्जियों को गाड़ी से रौंदने वाला दरोगा सस्पेंड। सीएम योगी ने कहा कि अब दरोगा ही अपनी वेतन से इन किसानों का भरपाई करें। तो आपको बता दें कि इस कार्रवाई को भविष्य के लिए सीख बताया जा रहा है और साथ ही ये संदेश भी दिया गया है कि योगी सरकार किसानों को लेकर खासी संवेदनशील है। निर्णय लिया गया है आरोपित दरोगा के वेतन से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब तक 11 किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है, जबकि अन्य के बारे में अभी सूचना इकट्ठी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन किसानों को न्याय दिलाया है जिनकी सब्जियों के ऊपर से पुलिस की गाड़ी गुजरी थी। न सिर्फ गरीब किसानों के नुकसान की भरपाई की गई, बल्कि आरोपित सब इंस्पेक्टरों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और एक घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ये चर्चा में आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया। और ये घटना प्रयागराज की है जो वीडियो वायरल हुआ। बताते हैं आपको पूरी कहानी। लॉकडाउन के चलते प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के चलते पुलिस की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई थी कि उसमें सिर्फ सब्जियों की दुकानें शुक्रवार और शनिवार को खुलेगी। पर इस बीच भी किसानों को, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि न्यूज़ों का पता नहीं होता, तो उसी के बीच में किसानों ने गुरुवार को मंडी में अपनी दुकानें लगा, वो ठेली लेके आ गई जो सब्जियों की थी। तो इसी बीच दरोगा जहाँ पे जाते हैं उनके साथ उनकी ठेलियों को, जो जमीन पे उनकी सब्जियों को डाल देते हैं और उनके साथ बदतमीजी से गाली गलौज करके और उनकी सब्जियों पर गाड़ी चलाकर उनकी सारी जो सब्जी थी उसे तहस नहस कर दिया। जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने देर ना लगाते हुए उन इंस्पेक्टर जिन्होंने किसानों के साथ इस तरीके से बदसलूकी की और उनकी सब्जियों पर गाड़ी रौंद दी, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया योगी सरकार ने और उन्हें सस्पेंड कर दिया। और बाद में ये भी कहा गया कि जिन दरोगाओं ने उन किसानों का नुकसान किया गया है, अब उन्हीं की वेतन से इनकी भरपाई की जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो घटना स्थल पर जाएं और एक एक पीड़ित से मिलकर कुल नुकसान का हिसाब लगाएं और साथ ही नुकसान की भरपाई का भी आदेश दिया गया। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने गरीब पीड़ितों से मिलकर हुए नुकसान का खेद प्रकट किया और पुलिस वहां पहुंचकर पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की और मुख्यमंत्री कार्यालय से आए आदेश का पालन किया गया। और ये इतिहास में पहली बार है जब किसी दरोगा के कृत्य पर खुद मुख्यमंत्री ने इस तरीके से संज्ञान लिया हो। और यमुना, आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि यमुना पार के एसपी चक्रेश मिश्रा खुद घटनास्थल पर पहुंचे और किसानों व सब्जी विक्रेताओं से माफी मांगी। और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण वहां पे, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ही है जो, और ये पहली बार इतिहास में योगी आदित्यनाथ हमेशा से ही इस तरीके के कदम और एक के बाद एक, जिस तरीके से उनकी सरकार को अभी उत्तर प्रदेश में अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके के काम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से, ना ही वर्ग नहीं बल्कि वो हर वर्ग के लिए हर काम पूरा कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग हो या फिर वो किसान वर्ग हो। आपने देखा ही है कि किस तरीके से मजदूरों ने और भी राज्यों से जब पलायन किया तो उनके लिए भी योगी सरकार की तरफ से खासा इंतजाम किए गए और उनके लिए भी उन्होंने नौकरी दिलाने के वादे किए। और वहां पे जिस तरीके के काम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो भी इस बात पे कहा जाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके के काम उत्तर प्रदेश में कर दिखाए हैं वो शायद ही किसी और मुख्यमंत्री के लिए लाजमी है, चाहे वो विपक्षी की पार्टियां हों, वो कितने भी नाम योगी सरकार पर ऊपर लगा लें कि ये नहीं करते या फिर इन तमाम बातों को लेकर वो आरोप लगाते रहते हैं। पर जमीनी हकीकत ये है कि जिस तरीके के काम योगी सरकार ने किए हैं वो दूसरी सरकार नहीं कर सकती। अगर यहीं पर हम आपको बताएं कि जिस तरीके से एक्शन आज योगी सरकार की तरफ से लिया गया है और योगी आदित्यनाथ ने तुरंत ही संज्ञान ले लिया इसके ऊपर, तो ये पहली बार नहीं है जब यूपी में यानी कि ये लिबरल्स और ये विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस ने जब सीए और एनपीआर को लेकर देश में दंगा भड़काने की शुरुआत जो की थी, तो उस टाइम पे भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ी होशियारी से इन दंगों को यूपी में कंट्रोल किया था और कानून भी ला दिया था। उन्होंने कह दिया था कि जो भी इस तरीके के, आपको पता है कि दिल्ली में किस तरीके से आगजनी हुई थी और जो दंगाई थे उन्होंने दिल्ली में तमाम बसों को फूंक दिया, पर उसके बावजूद भी दिल्ली की गवर्नमेंट यानी कि केजरीवाल की तरफ से उनको लेकर एक भी एक्शन नहीं लिया गया था, बल्कि जो लोग मारे गए थे उन दंगाइयों को केजरीवाल सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। पर वहां पर उत्तर प्रदेश में यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन दंगाइयों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया था। उन्होंने कहा
था कि जो सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसको इतना ज़्यादा भरना भी पड़ेगा, क्योंकि जो नुकसान करेगा जेब से उन्हीं की ये पैसा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से एक आम आदमी टैक्स पे करता है और उसका सारा पैसा सरकार के पास जाता है, और जो वो सरकार इन सारी बसें और जो तमाम तरीके की सुविधा सुख सुविधा उस आदमी को देने की कोशिश करती है जिसमें इन दंगाइयों ने इतनी बुरी तरीके से आग लगाई है या फिर तोड़फोड़ की है, तो उसकी भरपाई भी उन्हीं की जेब से की जाएगी। तो उस टाइम पे भी सीए के टाइम पे भी योगी सरकार की तरफ से ये कड़ा एक्शन लिया गया था। सभी को याद होगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन दंगाइयों से भरपाई की थी कि वहां पे उन सभी दंगाइयों के फोस्टोस चौराहे पे लगा दिए थे, जिसको लेकर तमाम विवाद किया गया था विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि इस तरीके से आप किसी की प्राइवेट लाइफ को दीवारों पे नहीं छाप सकते, इस तरीके से उजागर नहीं कर सकते थे। पर जो एक्शन था योगी सरकार का वो काफी ज्यादा काम आया था, जिसकी वजह से यूपी में दंगे कम हुए थे। क्योंकि लोगों को जब पता चल गया था कि क्योंकि दिल्ली में तो इस तरीके का कुछ भी था ही नहीं, क्योंकि सबको पता था कि जिस तरीके से दिल्ली में दंगा प्रदर्शन हो रहे हैं तो सबको पता था कि केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी का हाथ था शाहीन बाग में और जो दंगे हो रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल पार्टी की तरफ से बयान आते रहते थे, कभी मनीष सिसोदिया तो कभी संजय सिंह या फिर कभी अमानतुल्लाह खान जैसे नेता उन लोगों का सपोर्ट करते रहते, तो यही मेन रीजन था कि दिल्ली में इतनी ज्यादा आगजनी हुई और यहाँ पे इतनी सारी चीजों को बर्बाद किया गया। पर बात करें हम उत्तर प्रदेश सरकार की, तो वहां पर सरकार इतनी ज्यादा, योगी सरकार इतनी ज्यादा सशक्त है अपने कानूनों को लेकर और अपने राज्य की जनता की सेफ्टी के लिए कि वहां पर जिस तरीके से वहां पर भी तमाम तरीके की विपक्षी दलों ने कोशिश की कि वहां पर भी दंगा फसाद दिल्ली जैसा किया जाए, पर वहां पर इनकी चालें बिल्कुल भी रास नहीं है। आपको ये बात भी याद होगी कि किस तरीके से दंगाई यानी कि ये सीए के नाम पर, सीए एनपीआर के नाम पर दंगा फैलाने वाले लोगों ने बड़ी कोशिश की थी कि वहां पर जाके ये फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, पर वहां पे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किस तरीके से काम किया था और वहां से इनके टेंट वगैरह उखाड़ लिए थे कि भाई अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप प्रोटेस्ट की तरह प्रोटेस्ट कीजिए, ना कि शादी पार्टी की तरह कीजिए कि टेंट लगा लीजिए और वहाँ पे आपको खाना भी परोसा जा रहा है और तमाम तरीके की सुविधा वहाँ पे दी जा रही है और इस तरीके से आप प्रोटेस्ट करोगे तो वो सरकार कैसे सुनेगी। ये तो फिर आपका आयोजन लग रहा है, कोई पार्टी वगैरह है, तो इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं किए जाएंगे। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो खुले आसमान के नीचे बैठिए। जब इस तरीके की हालात वहाँ पे जो दंगाई थे और जो सीए और एनपीआर को लेकर बड़ा दंगा करना चाहते थे वो पूरी तरीके से नाकाम हो गए और यही मेन रीजन था कि कम या ना ही तो ज्यादा प्रोटेस्ट हुए उत्तर प्रदेश में और वहां के हालात भी करें। आगे चल के आपको ये भी बता देते हैं कि अभी जो कल सीएम योगी आदित्यनाथ का बर्थडे था और उन्होंने नेपाल के लिए जो चेतावनी दी थी, उन्होंने कहा था कि नेपाल अगर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है तो नेपाल जरा तिब्बत का भी हाल देख ले कि किस तरीके से तिब्बत को चाइना ने अपने अंडर कर लिया। तो खबर हम चाइना से, अब चाइना से भी एक बड़ी खबर, जिस तरीके से लद्दाख की पूर्वी सीमा पर पिछले 1 महीने से तनाव जारी है, इसके बीच आज स्थिति को सुलझाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलसी के पास सुरक्षा बलों को कम करने के लिए आज भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर लेवल की बैठक हुई। खबर यह है कि बैठक में भारतीय सेना प्रतिमंडल चीन को, हमारे प्रतिमंडल की तरफ से चीन को 2 टूक कह दिया गया है और पूरा कड़ा जवाब दे दिया है सेना कमांडर की तरफ से और ये कहा गया है 2 टूक लिहाजे में पैंगोंग झील से अपने सैनिक जमावड़े और निर्माण हटाने को कहा है। फिलहाल में बैठक खत्म हो गई है और भारतीय प्रतिनिधि मंडल वापस लौट रहा है। आपको बता दें कि ये दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच लद्दाख के चुशूल के सामने बीच चीन की तरफ में शुरू हुई बैठक में भारतीय सेना का नेतृत्व सिर्फ लेह स्थित 14 फॉर्म कार्प कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीनी सेना का नेतृत्व दक्षिणी शियनजिंग सेना क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लिऊ लिन ने किया। खास बात यह है कि चीन ने इस बैठक थिएटर कमांड पर चीनी सेना ने बैठक से पहले अचानक शू चिलिंग की तैनाती की और इसी से, और आपको बता दें कि आज जो इतने बिना बात जनरल की जो मीटिंग हुई है, आज वहां पे भारत की तरफ से 2 टूक और यानी कि साफ साफ जवाब दे दिया गया कि जिस तरीके से चीन की तरफ से दौरा रवैया अपनाया जा रहा है, कभी वहां के विदेश मंत्रियों की तरफ से ये बयान आता है कि भारत के साथ हमारे सारे रिश्ते ठीक है और हम अपने रिश्ते वहां से बिगाड़ना नहीं चाहते और लद्दाख के बॉर्डर पे सारी चीजें सामान्य हैं। तो दूसरी तरफ जैसे कि आपको हमने कल भी बताया कि जैसे वो अपने अखबार में ग्लोबल टाइम्स में इस तरीके की तमाम तरीके की चीजें छापता रहता है, तो ये कहता है कि G7 में भारत शामिल होकर आग से खेल रहा है या फिर तमाम तरीके की बातें वो अपने अखबार में उजागर करता है। तो यहाँ पर भी जो सेना, जो हमारा लद्दाख में
विवाद बना हुआ है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तो उस पर भारत ने कह दिया है कि यहाँ पर ये सेना वापस लौट जाए, क्योंकि भारत इस मूड में नहीं है और ना ही तो भारत वो 1962 वाला भारत है कि जिस तरीके से आंखें दिखाकर चीन हमसे कोई भी हमारा राज्य ले लेगा और हम बैठे रहेंगे। क्योंकि चाचा नेहरू की सरकार नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ना हम किसी को आंखें दिखाते हैं और ना ही तो हम किसी के सामने आंखें झुकाते हैं। तो शायद पीएम नरेंद्र मोदी की जो बात थी और जो उन्होंने कहा कि ना ही तो हम किसी को आंखें दिखाते हैं ना ही तो हम किसी के सामने आंखें झुकाते हैं, और इसी तरीके का संदेश राजनाथ यानी कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ से दिया गया था कि हम इस मूड में नहीं है कि हम एक भी इंच जमीन किसी को दें। तो यहाँ पर चीन ये जो गुस्ताखी हमेशा इसकी तरफ से की जा रही है कि वहां से जब भी ये वार्तालाप की बात होती है तो ये कहते हैं कि हमारे आर्थिक संबंध बहुत अच्छे हैं और हम बिगाड़ना नहीं चाहते। खैर, उसकी शुरुआत एक तरफ ये इस तरीके की बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये नेपाल जैसे यानी कि छोटे देशों को पैसे देकर या फिर उन्हें अपने दबाव में लेकर हमें भारत को आंख दिखाने की बात कहते हैं। तो यहाँ पर दोहरा रवैया जो है चीन का वो पूरी तरीके से भारत समझ चुका है, और इसीलिए आज जो दो टूक की बात है और जो साफ साफ कह दिया गया है भारत की तरफ से, तो उसको शायद चाइना को अब समझने की जरूरत है।